हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आपको सीक्वेंस से सारी क्लासें मिल जाएंगी। जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट 2026 जुलाई में आपका होना ही है। जुलाई में आपका होना ये 3-4 जुलाई को आपका हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ईबीएस, जिसका नाम होता है पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई भी आपको फीस नहीं देनी है, सब कुछ आपको मिल रहा है। अग्नि परीक्षा बैच से जुड़ जाइए, अग्नि परीक्षा बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। आज क्लास नंबर है 21 है। इससे पहले हमने 20 क्लासें करा दी हैं। इससे पहले हमने 20 क्लासें करा दी हैं, वो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दी, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। डेली क्लास आज लाइव, मतलब डेली क्लास होती है शाम को 5 बजे। डेली 5 बजे यूट्यूब पर क्या है, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2013 का हमने और 2021 का पेपर हमने करा दिया है। 2013 और 2021 का पेपर हमने इसलिए कराया है जिससे आपको आइडिया लग जाए और पेपर में कैसे बनता है, मतलब पेपर कैसे बनता है, वो कैसे तैयारी करनी, इस मकसद से हमने कराया। और सिलेबस आपके जो दिया है यूपी टेट में, उसी अकॉर्डिंग हमसे पढ़ाया जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग से चल रहे हैं जो वहाँ से आया। और अलग से भी थोड़ा इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई भी जो पेपर 2021 के बाद हो रहा है तो उसमें नई चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, तो वो भी चीज़ आपको लिए कराई जा रही है। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और यूट्यूब पर कोई फ्री बैच नहीं दे रहा, और यही फ्री बैच है, वहाँ से अच्छे से जुड़ जाइए। और कहीं से आप पेड बैच पढ़ भी रहे हो तो वहाँ से कंटेंट देगा, यहाँ का देखना, दोनों में बहुत सारा आपको डिफरेंस दिखेगा और बहुत सी चेंजेस दिखेंगे। ठीक है ना? जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हमने आपको अपना नंबर भी दे रखा है, वहाँ से आप मुझे संपर्क भी कर सकते हो किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। क्या पढ़ें? प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के हम प्रकार पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको बड़ा मायने रखती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती जरूर होती हैं कि प्रदूषण आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या फैक्चुअल पूछा जाता है? यहाँ पे आपके लिए फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो इसमें पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार में बहुत कुछ आ जाते हैं। प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये चीज़ें बहुत टॉपिक हो जाते हैं। लेकिन इसमें ध्वनि प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में, ये इसमें जो अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, शोर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का मापन क्या होता है, ये डेसिमल क्या होता है, ये चीज़ें सब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। यूपी टेट के लिए आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको ये तो पता है प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, लेकिन इसके अंदर जो डेसिमल वगैरह होता है, इसकी खोज की हुई, इसका रीजन क्या होता है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहिए और तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे आज? ध्वनि प्रदूषण। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्वनि प्रदूषण आपने सुना भी होगा। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि आपकी क्या होती है? ध्वनि होती है, जैसे ध्वनि क्या होती है? कंपन से उत्पन्न वह आवाज़, जो कंपन से उत्पन्न वह आवाज़ जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हमारे कान सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि आपने देखा होगा। जैसे ध्वनि क्या होता है? ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन से ही तो उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। धुन कहते हैं, तो आप कह सकते हो धुन क्या होती है? कंपन से उत्पन्न वह आवाज़। कंपन से उत्पन्न वह आवाज़ जो, मतलब कंपन से उत्पन्न जो आवाज़ वह हमें महसूस करती है, हम उसे महसूस करते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। शोर क्या होता है? शोर भी आप सोचो, ध्वनि और शोर में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। शोर और धुन में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। जैसे शोर क्या होता है? कंपन से ही तो उत्पन्न वह आवाज़ होती है, कंपन से ही तो उत्पन्न होती है आवाज़। लेकिन शोर वो होता है जो हमारे, मतलब जो उसे हम महसूस करते हैं, उसे हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे अप्रिय लगे। जैसे शोर तो बहुत, धुन तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को गाना सुनने अच्छा लगता है, उसे भी धुन कहते हैं। शोर क्या होता है? जैसे आपके कान की पड़ोस में कोई ढोल बजा दे,
वो तुम्हें अच्छा लगे? नहीं लगेगा। तो इसे हम शोर कहते हैं। जो तुम्हें डिस्टर्ब करे उसे शोर कहते हैं, और जो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे उसे हम ध्वनि कहते हैं। सीधी सीधी बात ये है, जो हमें प्रिय लगेगी वो हमारी ध्वनि है, जो हमें अप्रिय लगेगी वो हमें शोर है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे देखा होगा, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी ने आपके पीछे कुछ आवाज़ ऐसी कर दी, आप चौंके, तो वो धुन थोड़ी है, वो आपके लिए शोर है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और जैसे आप गाना सुन रहे हैं तो उसमें मस्त हो, तो उसे हम धुन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेशन क्या इसकी बन जाएगी धुन की प्रदूषण की? कंपन से उत्पन्न भय आवाज़। क्या डेफिनेशन? कंपन से उत्पन्न भय आवाज़ जो तनाव, बेचैनी, मानसिक संतुलन, असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न करता है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। यहां से देखिए, ध्वनि क्या होता है? साउंड। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि को मापने के लिए मुख्य रूप से डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ये ध्यान रखना, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल को डीबी से मापते हैं, मतलब डीबी इसका सैंपल है, डी और बी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का मापन उसकी तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर मापा जाता है। बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि को किससे मापा जाता है, तो ध्वनि को आपको बताना चाहिए उसकी तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी उसका सैंपल क्या होता है? तो उसका सैंपल होता है डेसिबल होता है, जिसे हम बोलते हैं डीबी। ये उसका सैंपल होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है ध्वनि क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। ध्वनि को मापने के लिए मुख्य रूप से डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का मापन इसकी तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके यूपीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे ध्वनि प्रदूषण मापन यंत्र, तो यही दो यंत्र, बिना उतरे लाउड स्पीकर। ठीक है, जो स्पीकर वगैरह, इसकी आवाज़ इसी से नापी जाती है कि कितने डेसिबल वगैरह आवाज़ से ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका लिखित पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो ध्वनि की डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होगी तभी लिखा सकते हो। जैसे ध्वनि क्या होती है? ध्वनि वह होती है जो उत्पन्न हो, मतलब कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। वह आवाज़ जो हमें महसूस करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो इसका इकाई क्या होते हैं, मतलब मापन का योग क्या होता है? ये आवृत्ति और तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखिए ध्वनि के मापन के मुख्य बिंदु। ध्वनि के मापन के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? जैसे मापन की इकाई क्या होती है? डेसिमल। देखो हमने अभी बताया, वो डेसिमल इकाई होती है। ध्वनि की मापन की इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता के आधार पर, तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने मापन की इकाई यूनिट, ध्वनि की तीव्रता को डेसिमल में मापा जाता है। ये एक लघुगणकीय इकाई है। ठीक, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपको टफ बनाना होता तो पूछ दिया जाता, अब आप उसकी दूसरी इकाई को क्या नाम बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको हो जानी चाहिए। दूसरा क्या? मापने का यंत्र। ध्वनि के स्तर को मापने के लिए साउंड लेवल मीटर या बोल सकते हैं, या ऑडियो मीटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपका, ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मापन का यंत्र क्या होता है? मापन का यंत्र ऐसे कह सकते हैं। मापन का यंत्र ध्वनि के स्तर को मापने के लिए साउंड लेवल, जो तो लेवल होता है उसके लेवल बोलते हैं, मीटर या ऑडियो मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑडियो मीटर का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? और तीसरा आवृत्ति क्या होती है? ध्वनि की जो आवृत्ति को हर्ट्स बोलते हैं, एच जैसे प्रतिशत पाया जाता है। मापन इसका जो हमारे कान जो होते हैं सामान्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही हमारे कान सुन सकते हैं। इससे ऊपर वाली आवाज़ जैसे चमगादड़ हो गए, उल्लू हो गए, ये चीज़ें ये जानवर सुन सकते हैं, लेकिन हमारे मनुष्य के कान जो होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से,
ये नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि क्या है, उसमें पूछे ध्वनि का मापन क्या है, ध्वनि की आवृत्ति क्या है, ध्वनि का यंत्र क्या है, ध्वनि मापन का यंत्र का, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। जैसे ध्वनि के मापन का यंत्र होता है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ध्वनि की चाल आपकी सर्वाधिक ठोस में पाई जाती है, ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में पाई जाती है, जबकि सबसे कम आपकी गैस कम है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ध्वनि की आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल आपकी ठोस में पाई जाती है, और सर्वाधिक कम मतलब सबसे कम तो आप गैसीय में पाई जाती है। ध्वनि की औसतन चाल आपको पता होना चाहिए, ध्वनि की औसतन चाल होती है 332 मीटर सेकंड, 332 मीटर 332 मीटर सेकंड होती है, ये इसकी होती चाल। ध्वनि की औसतन चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी ध्यान आपको रखना है। जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो आपकी ठोस, आपको ऑप्शन लगाना है ठोस। ये पूछता है कि ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे कम किस अवस्था में होती है, तो गैसीय अवस्था में आपको लगाना है, तो आपको गैसीय अवस्था में लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो रही होगी। कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक हो रही हो बताइए आप। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए, पूछ सकते हो मेरे को। और आपको मैंने अपना नंबर दे रखा है 78 30 70 19 64, इसमें मुझे संपर्क कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है इसमें मुझे संपर्क कर सकते हो। पीडीएफ क्लास नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए हमें इसमें मैसेज कर दीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है आपको हमें मैसेज कर दीजिए, इस पर आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। पढ़े रहिए, आपको ये हम बता दें, आपको 100% एस्टेट आपको देने को मिलेगा, 100%। यूपीटेट होने दीजिए, फिर आप देखिए सुपर टेट का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। सरकार कब चौंकाने वाला मैसेज कर दे आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए तैयारी आप अपने भीतर रखिए, और अपनी तैयारी अच्छी होगी तभी आप आगे अच्छा कर सकते हो। तैयारी नहीं है, वैकेंसी आ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चिल्लाते रहिए कि हमें वैकेंसी दे दो, वैकेंसी दे दो, उन्होंने 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पेपर करा लिया, तो आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप वैकेंसी ले सकते हो, उसमें जॉब नहीं ले सकते हो। तो इसलिए तैयारी भी साथ में रखिए। हम जानते हैं डिमोटिवेट हो गए, लेकिन तब भी आप देखिए चुनाव वाले साल है तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लोग क्लास ही करते हैं स्टार्ट, वो तो आप देखते रहें। आप देखिए विभिन्न स्थितियों में ध्वनि का स्तर, विभिन्न स्थितियों में क्या होता है कि जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार ध्वनि के सुरक्षित और नियंत्रण रखा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ध्वनि की सुरक्षित स्तर निम्नलिखित है। स्तर क्या है? निम्नलिखित है। कौन ये देखो ध्वनि वगैरह इनका कौन सा स्तर, कौन इनका संरक्षण करता है? ये करता है WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसका सुरक्षित स्तर निम्नलिखित माने गए हैं। जैसे ये देखिए, ये हमने एक जगह आपको दे रखे, ये आपको मैंने एक जगह दे रखे। जैसे क्षेत्र का प्रकार, क्षेत्र के प्रकार, और दिन का समय कितनी डेसिमल होना चाहिए सीमा, और रात को कितनी होनी चाहिए। जैसे दिन के समय डेसिमल मतलब आवाज़ कितनी होनी चाहिए जिससे हमारे कोई दिक्कत नहीं हो। शांत क्षेत्र में क्या कि रात के समय जो शांत एरिया होती है वहाँ क्या है, दिन के समय आपका डेसिमल कितना होना चाहिए, डेसिमल उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए, उसकी 50 हर्ट्ज से 50 डेसिमल से होनी चाहिए 45, और रात में होनी चाहिए उसकी 40। ये ध्यान में, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि शांत क्षेत्र में रात के समय कितना डेसिमल होना चाहिए, मतलब कितनी आवाज़ होनी चाहिए, कितनी आवाज़ होनी चाहिए, तो आपको लगाना होगा 50, तो आपको लगाना होगा 50, तो आपको लगाना होगा 50। वहाँ पे पूछे आपको रात में कितना होता, तो आपको लगाना है 40। ऐसे दूसरा आवासीय क्षेत्रों में,
आवासीय क्षेत्रों में क्या होता है, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय उसका शोर जो कितना होता है, दिन के समय उसका शोर आवाज़ कितनी होनी चाहिए, 55 हर्ट्ज से 55 डेसिबल से 45 डेसिबल। 45 डेसिबल क्या, रात में होना चाहिए, 45 डेसिबल रात में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के तौर से। व्यवसायिक क्षेत्र में क्या होता है, व्यवसायिक क्षेत्र में दिन के समय क्या होता है, दिन के समय आपको 45 dB मतलब डेसिबल होना चाहिए, और रात के समय आपको 55 होना चाहिए, रात के समय 55 होना चाहिए। तो रात के समय कितना होना चाहिए, रात के समय वो आपका होना चाहिए 55 डेसिबल। व्यवसायिक क्षेत्र एरिया होते उसमें दिन के समय आपका होना चाहिए 65 होना चाहिए, और रात के समय होना चाहिए कितना, 55 होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र में कि दिन के समय आपका 75 होना चाहिए और रात के समय आपका कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से आपको ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी हो जाती है याद करना, ये टेबल बहुत ज़रूरी याद करना हो जाता है। जैसे शांत क्षेत्र में क्या होता है, शांत क्षेत्र में आपका हो जाता है दिन के समय 55 डेसिबल और से 50 होना चाहिए, रात में 40 हो जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में 55 होना चाहिए और रात के समय 45 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। और व्यवसायिक में क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, आपको दिन के समय 65 होना चाहिए और रात के समय आपकी 55 होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 होना चाहिए और रात के समय 70 होना चाहिए। ये टेबल आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको ये टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होती है वहाँ पे आपको तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, सारा कुछ वहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा हो, ठीक है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। ये चीज़ें आप ध्यान में रख रहे हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए ध्वनि के प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव देखिए, ध्वनि के प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 75 डेसिमल, देखो 75 वाला डेसिमल क्या है, देखो 75 वाला अभी हम पढ़ गए 75 डेसिमल औद्योगिक क्षेत्र में पढ़ गया है भाई। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ध्वनि के प्रभाव 75 डेसिमल अधिक लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने पर ध्वनि की क्षमता जो होती है प्रभावित हो जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो 75 जो डेसिमल होती है आपको पता होना कौन से एरिया में पाए जाते हैं, औद्योगिक एरिया में पाए जाते हैं। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने पर लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने पर सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। सुनने की जो क्षमता है उसमें आपको प्रभावित हो सकते हैं, उसमें दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक रहते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कितने, 75 dB के से अधिक लंबे समय तक रहते हो तो आपको इसमें दिक्कत, क्षमता, सुनने की क्षमता दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 120 से अधिक, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 120 से अधिक ये एक दर्द होते दर्दनाक, ये हानिकारक होती है, ये आपको बहुत दिक्कत, जैसे आपने साउंड स्पीकर सुने होंगे, वो इतनी आवाज़ तीव्र होती है, वो अपने कभी कभी हार्ट बीट वाले जो होते हैं, दिल के मरीज होते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा आवाज़ वाले बड़ा दिक्कत देती है, ठीक है ना। तो 120 से अधिक की जो होती है दर्दनाक सीमा मतलब होती है, और तत्काल नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। इससे पता क्या होता है कि ज़्यादा हार्ट वाले से लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, अटैक भी पड़ जाता है। आपने अब तो देखा होगा साउंड ऐसे चले कि साइलेंट साउंड, साइलेंट पता नहीं ऐसी साउंड मारते हैं, वहाँ पे कुछ भी बोलो आपको सुना ही नहीं देगा, आप अपनी आवाज़ खुद को नहीं सुन सकते हो, अपनी आवाज़ अपने आप खुद को नहीं सुन सकते हो, ये इसका होता है, ये बहुत हानिकारक हो जाता है। 120 dB से अधिक जो आवाज़ होती है वो हमारे लिए बड़ा दर्दनाक, बड़ा नुकसानदायक होती है, और बड़ा अधिक दिक्कत होती है। इससे नुकसान तुरंत भी पहुंच सकता है, तुरंत भी पहुंच सकता है, तत्काल भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में भी देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव स्वास्थ्य और मस्तिष्क मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए दिन के समय क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता 55 डेसिमल, मतलब अभी पढ़ के आए 55 डेसिमल निर्धारित किया गया था। यही सीमा बाहरी रियासतों और क्षेत्रों में होते हैं के लिए तय की गई है, ताकि लोगों को गंभीर
सनसनाहट या घबराहट परेशानी ना हो, अधिक दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी इसकी आवाज़ कितनी 65 डेसिबल 55 डेसिबल का ही प्रावधान रखा गया है, जिससे भारी जीवों भारी स्थानों पर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, इसलिए इसकी आवाज़ कितनी 55 डेसिबल रखी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। कब? दिन के समय में। रात के समय में आपको पता है कितनी रखनी चाहिए? रात के समय 40 होनी चाहिए, रात के समय 40 होनी चाहिए, अभी हम पढ़ के आए हैं, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए दिन के समय ध्वनि की तीव्रता मापन 55 डेसिबल निर्धारित किया गया है। ये सीमा भारी जो होती हैं भारी एरिया होते हैं, भारी क्षेत्र होते हैं के लिए तय की गई है, ताकि लोगों को गंभीर परेशानी ना हो सके, गंभीर परेशानी ना हो सके। ठीक है, अब ये देखिए आप WHO का मानक स्तर दिन के समय की बात करें, इकट्ठा मैंने कर दिया। दिन के समय नंबर 1 क्या हो जाता है? सामान्य भारी क्षेत्र। सामान्य भारी क्षेत्र क्या होता है कि 16 घंटे के दिन की आबादी, मतलब 16 घंटे 8 घंटे तो लोग सोते ही हैं, 24 घंटे में 8 घंटे सोने के लिए उन्होंने निकाल दिया, तो उसमें लिखा है 16 घंटे के दिन की अवधि जो के लिए 55 डेसिबल से कम होना चाहिए। कितने? 55 डेसिबल से कम होना चाहिए। स्कूल की क्लासरूम की आवाज़ क्या होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप शिक्षक भर्ती में देखना है या शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करें तो ये बहुत हो जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इंटरव्यू में बहुत जगह पूछ दिया जाता है कि आपकी क्लासरूम की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, आपको एक एक बालक को इकट्ठा करने के लिए आवाज़ कितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे स्कूल की क्लासरूम की पढ़ाई के दौरान कितनी आवाज़ होना चाहिए, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको होना चाहिए 35 से होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ये हमने हाईलाइट इसीलिए किए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आप टीचर बनने जा ही रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्लासरूम की आवाज़ कितनी होनी चाहिए। यही क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर आपसे क्या ही उम्मीद कर सकता है, यही क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर आपसे क्या ही उम्मीद कर सकता है। तो स्कूल के क्लासरूम की पढ़ाई के दौरान बेहतर एकता मतलब एकत्र करने के लिए 35 डेसिबल से कम होना चाहिए, अधिक नहीं कम होना चाहिए, 35 डेसिबल से कम होना चाहिए। दूसरा, सड़क यातायात में ट्रैफिक के लिए क्या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव बचाने के लिए प्रतिवर्ष जो होता है प्रतिवार्षिक औसत से 53 डेसिबल से कम रखने के लिए सिफारिश की गई थी। क्या रखा कि सड़क यातायात के लिए इसमें 53 से कम रखने का सिफारिश की गई थी WHO से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रों में, ये अभी पड़ गया है, औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्य स्थल पर 8 घंटे की शिफ्ट के लिए 8 घंटे की शिफ्ट के लिए औसतन सीमा आपकी 55 से 85 डेसिबल से मानकों के अनुसार तक हो सकता है, लेकिन WHO के अनुसार आपको 70 से अधिक लंबे समय से सुनने के लिए दिक्कत प्रभावित हो सकती है। ये देखो अभी पढ़ के आए, देख लो, ये देखो अभी पढ़ के आए 70 है, 75 से 70 रखा है, ये अभी पढ़ के आए हैं, ये देखो अभी पढ़ा है, ये वाला देखो सबसे नीचे वाला औद्योगिकरण वाला ही तो कर रहा है, तो अभी पढ़ा है ये चीज। कितना होना चाहिए? औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यस्थल के लिए 8 घंटे की अधिक शिफ्ट के लिए औसतन सीमा जो होती है आपकी कितनी होनी चाहिए? 85 डेसिबल मानकों के अनुसार तक हो सकती है, लेकिन WHO के अनुसार मानकों के हिसाब से 85 हो सकती है, WHO के अनुसार 70 से अधिक लंबे समय से सुनने वाली आवाज़ जो होती है हमारे कानों को हमारी दिक्कत होती है, हमारी प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज़ देखते हैं, आप देखते ध्वनि, आप देखो हमने बहुत आसान तरीके से आपको हमने इंक्लूड कर दिया कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इतने आसान तरीके से हमने लगा दिया एक जगह, आप चीज़ हम पढ़ के आए उसके बाद हमने अपने इतने आसान तरीके से लगा दिया जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपको कुछ ही दिक्कत नहीं होगी। जैसे कंपन ध्वनि क्या होती है? कंपन से उत्पन्न वह आवाज़ जिसे हम महसूस कर सकते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट,
बहुत आसान तरीके से आपको हमने ये चीज़ इंक्लूड की है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। धुन क्या कहते हैं? धुन क्या कहते हैं? धुन से उत्पन्न वह आवाज़ जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम धुन कहते हैं। शोर क्या होता है? शोर भी आपको ध्यान होगा। कंपन से उत्पन्न वह आवाज़ जो हमें अप्रिय, अच्छी नहीं लगती है, उसे हम शोर कहते हैं, उसे हम शोर कहते हैं। तो आपको धुन और शोर में दोनों में डिफरेंस पता लग गया हो। धुन क्या होती है? धुन से उत्पन्न वह आवाज़ जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम धुन कहते हैं। शोर क्या होता है? कंपन से उत्पन्न वह आवाज़ जो हमें अप्रिय लगे, अच्छी नहीं लगे लगती है, उसे हम शोर कहते हैं। जो हमें अच्छी ना लगे उसे हम शोर कहते हैं। जो हमें अच्छी ना लगे उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है। अब देखो धुन की अब देखो एक हमने डेफिनेशन, तीनों चीज़ों को सबको ऐड करके एक हमने डेफिनेशन रख दी। कंपन से उत्पन्न वह अवांछनीय धुन जो तनाव, बेचैनी, मानसिक असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखो ध्वनि प्रदूषण की आ गई, देखो कितनी हमने आसान तरीके। आप देखो जो डेफिनेशन में आपको ये पहले भी दे सकते थे, ये डेफिनेशन हम आपको पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमने इसलिए नहीं आपको दी कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे डेसिमल में और क्षेत्रीय क्लासरूम में कितनी आवाज़ होनी चाहिए। जैसे ध्वनि प्रदूषण, अब आप लगा सकते हो उसे डेफिनेशन, आपको अपने आप बोलिए, एक बार बोलिए। कंपन से उत्पन्न वह अवांछनीय आवाज़ या धुन जो तनाव, बेचैनी, मानसिक असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। अब हो जाता है आपको ध्वनि का मापन। ध्वनि का मापन देखो, अब देखो वहां से अभी पढ़ के आए, यहाँ पे देखिए कितना हमने शॉर्ट कर दिया। जब किसी वस्तु को उत्पन्न ध्वनि हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है, जब किसी वस्तु से उत्पन्न ध्वनि हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, तो उसे हम ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता कहते हैं। इसका मापन आपको डेसिमल, जिसे सम्मेलन कहते हैं, डीबी के में किया जाता है। ध्वनि की जो मापन का यंत्र होता है, ध्वनि का मापन का यंत्र डेसिमल होता है, डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। जब ध्वनि, तीसरा पॉइंट है, जब ध्वनि किसी माध्यम द्वारा सुनाई देती है, जब ध्वनि किसी माध्यम द्वारा सुनाई देती है, तो उसे हम ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जब ध्वनि किसी माध्यम द्वारा सुनाई देती है, तो उसे ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। इसका मापन हर्ट्ज से होता है, आवृत्ति का मापन हर्ट्ज से होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्वनि का मापन आपका डेसिबल से होता है, और ध्वनि का मापन डेसिमल से होता है, लेकिन आवृत्ति का जो मापन होता है ये हर्ट्ज से होता है, जिसे हम HJ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हमने इकट्ठा कर दिया। ध्वनि की जो तीव्रता होती है सबसे ज़्यादा आपकी ठोस में होती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है सबसे ज़्यादा, या ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है? ये आपकी ठोस में होती है, और सबसे कम होती है आपकी गैस में, सबसे ज़्यादा कम होती है। ध्वनि की औसतन चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने आपको इसे अंडरलाइन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है, जिससे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, ये चीज़ें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल कर लें एक बार क्या हमने पढ़ा है, एक बार कर लेते हैं रिकॉल। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार बहुत सारे होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो उसमें सबसे पहले हमने लिया है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए मुख्य रूप से डेसिबल का ही प्रयोग किया जाता है, इसकी इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी जो होता है ध्वनि का जो मापन होता है तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा ध्वनि के मापन के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या हो जाते हैं?
कि जैसे मापन की इकाई क्या होती है, मापन की इकाई डेसिमल होती है। इसे इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं, लघु गणकीय इकाई भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेसिमल से दूसरा भी नाम होता है लघु गणकीय इकाई हो जाता है। दूसरा होता है मापन का यंत्र। मापन का यंत्र तो साउंड लेवल, मापन का यंत्र का तो साउंड लेवल, साउंड लेवल मीटर कह सकते हैं या ऑडियो मीटर भी बोलते हैं। ऑडियो मीटर आपके लिए ज़्यादा बूझा जाता है और साउंड लेवल मीटर भी बूझा जाता है, लेकिन उसकी अपेक्षा में दोनों आपको याद रखना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है जो हमारे कान को 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान को आसानी से सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा की आवाज़ हमारे कान सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर हमने अपना नंबर ये दर्ज रखा है, यहाँ से मुझे संपर्क कर ही सकते हो। फिर हमने किसकी विभिन्न क्या होती है, विभिन्न स्थितियों में ध्वनि का स्तर, ये भी हमने आपको देख रखा है। देखिए यहाँ से ये हमने आपको बता रखा है। जैसे आपको शांत क्षेत्र में, आपको रात शांत एरिया में, शांत क्षेत्र में दिन के समय आपको 50 होना चाहिए और रात के समय 40 होना चाहिए। आवासीय क्षेत्र में जहाँ पे लोग निवास करते हैं वहाँ से 55 होना चाहिए दिन के समय और रात में 45 होना चाहिए। वैवाहिक क्षेत्र में 65 होना चाहिए दिन के समय और रात के समय 55 होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 होना चाहिए और रात के समय 70 होना चाहिए, रात के समय 70 होना चाहिए। फिर हो जाता है इनका ध्वनि, तो इनका प्रभाव क्या होता है, ध्वनि का जो 75 डेसिमल होती है, 75 डेसिमल से अधिक लंबे समय तक हमारे कान संपर्क में रहने से प्रभावित हो जाते हैं और सुनने में दिक्कत होती है। 120 से अधिक क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक होती है, दर्दनाक होती है और प्रभावित भी करती है, तो ये हमें तुरंत भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या के अनुसार मानव स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, मानव लंबी शांति और बनाए रखने के लिए दिन के समय ध्वनि की तीव्रता 55 से डेसिमल निर्धारित की गई है, 55 डेसिमल से निर्धारित की गई है। यही सीमा बाहरी रियासतों क्षेत्रों में क्या होता है, ये हमारे लिए दिक्कत और परेशानी भी हो सकती है इससे अधिक। फिर हमने WHO के अनुसार पढ़ा, WHO जो आपके सामान्य बाहरी क्षेत्र में आपकी 55 होनी चाहिए। स्कूली क्लासरूम वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि स्कूल के क्लासरूम की आवाज़ 35 से कम होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मतलब सड़क यातायात के लिए इसकी आपकी 53 से कम होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा नहीं रखी जाए। जैसे औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए इसके लिए आपको 85 से 70 होनी चाहिए इसकी औसतन आवाज़। फिर ध्वनि की आवाज़, ध्वनि की हमने डेफिनेशन देख ली। धुन से उत्पन्न भय आवाज़ जिसे हम महसूस करते हैं उसे धुन कहते हैं। शोर क्या होता है, जो हमें बेचैनी उत्पन्न कर दे उसे हमें शोर, जो अप्रिय धुन लगे उसे हम शोर कहते हैं, जो अप्रिय हमें लगे उसे हम शोर कहते हैं। फिर इसकी ध्वनि प्रदूषण की हमने डेफिनेशन देख ली। धुन से उत्पन्न भय अवांछनीय धुन जो तनाव, बेचैनी, मानसिक संतुलन असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न कर दे उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा ध्वनि का मापन क्या होता है। ध्वनि का मापन जब किसी वस्तु को उत्पन्न हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है तो उसे हम ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता कहते हैं। इसका मापन डेसिमल में होता है। जबकि ध्वनि किसी माध्यम द्वारा सुनाई देती है तो उसे ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। इसका मापन हर्ट्ज होता है। ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल क्या होती है, चाल किस में होती है, ठोसों में होती है। सबसे कम किस में होती है, गैसों में होती है। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा। ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और सबसे कम गैसीय अवस्था में होती है। ध्वनि की औसतन चाल आपको 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भी पूछ दिया जाए तो आप लगा सकते हो। जैसे आपको पूछ दिया जाए पुस्तकालय की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, जैसे पुस्तकालय की आपकी आवाज़ होनी चाहिए तो आपको पुस्तकालय लगा सकते हो। ये पूछा नहीं जाते हैं, लगाना चाहो तो पुस्तकालय की आपकी हो जाएगी। दिन के समय आपकी होना चाहिए 40 से 45 होना चाहिए। जैसे 45 से कितनी डेसिबल से 40 डेसिबल होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 40 से 45 डेसिबल होने ही चाहिए, 40 से 45 के डेसिबल होनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत अन्य माने में सही लगता है। ठीक है ना। और ऐसे छात्रावास में होना चाहिए 35 से 40 होना चाहिए, इसके बीच में ही होनी चाहिए, 40 से 45 के बीच में होनी चाहिए,
45 या 40 के बीच में होना चाहिए। संगीत में क्या होना चाहिए, संगीत में 30 से 35 होनी चाहिए। रेडियो टेलीविज़न के लिए 25 से 30 होनी चाहिए। पैरों की क्षमताओं के लिए 20 से 25 होनी चाहिए। और वायुयान के लिए, वायुयान वाली पूछ लिया जाता है, वायुयान की कितनी आवाज़ होनी चाहिए, वायुयान की ही आपसे पूछ लिया जाता है। वायुयान की होनी चाहिए आपकी 120 से 150 से तक होनी चाहिए, 150 तक होनी चाहिए, 150 तक होनी चाहिए, ठीक है। पैरों वाली नहीं, छात्रावास वाली आप तो पूछ सकते हैं, छात्रा वाली, छात्रावास के लिए आपकी होनी चाहिए आपकी 35 डेसिमल से कितनी होनी चाहिए, 35 से 40 होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, 40 डेसी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय की होगी, बयान की होगी। पैरों की क्षमता ये आपके नहीं पूछा, तो पैरों के 20 से 25 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। ये चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे पूछ जाए तो लगा सकते हो, जैसे संगीत वाला पूछ सकते, संगीत वाला, संगीत की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, संगीत कच्छ की आवाज़, संगीत कच्छ की आवाज़, संगीत कच्छ की आवाज़ होनी चाहिए 30 से, ज़्यादा नहीं, 30 डेसिबल से होनी चाहिए आपकी 35 होनी चाहिए। रेडियो को पूछ दे, रेडियो या टेलीविज़न, तो रेडियो लगा सकते हो, रेडियो। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो के होने चाहिए, रेडियो या टेलीविज़न, रेडियो या टेलीविज़न एक ही बात होती, तो कितना लगाना चाहिए आपको, 25 से डेसिबल से, 25 डेसिबल से हो जाएगी आपकी 30 डेसिबल, ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ आपकी हो जाती है। अरे पैरों की भी लिख लो, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो पैरों वाली लिख लो, पैरों की, पैरों की, पैरों की धमक, पैरों की धमक बोल दो या वही बोल दो, पैरों की आवाज़, एक ही बात है, पैरों की धमक। पैरों की धमक आपकी कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 डेसिबल होना चाहिए। ये चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बचा ही नहीं, सब चीज़ हमने आपको करा दी। देखिए पुस्तकालय की आपकी कितनी होनी चाहिए, पुस्तकालय की आपकी 45 से 50 होनी, 45 से 40 होना चाहिए, या 45 से 40, 40 से 45, एक ही बात हो। वायुयान की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वायुयान की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको पूछा हुआ है। वायुयान की 120 से 150 होनी चाहिए, और आपकी छात्रावास के लिए 35 से 40 होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये संगीत रेडियो वाली पूछ सकते हैं, रेडियो वाली 25 से 30 होनी चाहिए। पैरों वाली इतने नहीं पूछते हैं, लेकिन याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ है कर लोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि एग्जामिनर का कोई मूड नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे, आज हमने इतना पढ़ लिया है। कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकते हो इस नंबर से, और कोई और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो। कल हम पढ़ेंगे आगे वाले सैनिक बूम या ग्रीन मुफलर, ये चीज़ें हम कल पढ़ रहे होंगे इसके आगे। फिर नया जैसे पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण पढ़ लिया, आज ध्वनि प्रदूषण पढ़ लिया, कल वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ेंगे, ये चीज़ हम सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जल्दी सिलेबस भी कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास नंबर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना दी, सबकी आप देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो फिर हम हैं आपके लिए। और ये यूपी टेट में पूछा जाता है, आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा, पहले यूपी टेट दीजिए फिर आपको सुपर टेट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बैच चल ही रहा है तो बैच से जुड़ना ना भूलिए, और सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है तो फिर जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। ईवीएस पढ़ रहे हैं, ईवीएस के बाद इसके बाद क्लास खत्म ही होने वाले हैं, 4-5 क्लासें और होंगी, पूरा अपना सिलेबस खत्म हो रखा होगा, और ईवीएस का खत्म हो जाए फिर आपको पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी आती है, हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।